हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कैसे इकोनॉमी ग्रोथ को मेंटेन करती है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है। अर्थात मैंने आपको बताया था कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एक एक नागरिक को प्रभावित करती है ना, देश की इकोनॉमी को, देश की राज्य व्यवस्था को, अर्थात कैसे पूरे देश को मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावित करती है। मैंने आपको बताया था कैसे रोजगार कम होते हैं, ज्यादा होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, कैसे निर्यात, ठीक, कैसे हर वस्तु की कीमत। इस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब सवाल यह उठता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या साधन है काम करने के, अर्थात क्या संयंत्र है काम करने के। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपसे कहा जाए कि पढ़ाई करो, मम्मी पापा आपको कहते हैं पढ़ाई करो, ठीक, तो पढ़ाई करने के कोई ना कोई टूल्स होते होंगे। या तो मम्मी चप्पल उठाती होंगी, या तो मम्मी को इनाम रखती होंगी कि पढ़ोगे तो ये मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, कार मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, है ना, या तो फिर चप्पल, चिमटा, ये सब उठता होगा। तो ये टूल्स है काम करने के। तो पढ़ाई करवाना, ठीक है, स्टडी पॉलिसी और उसके टूल्स, पढ़ा प्यार से भी और मार से भी, ठीक। तो वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी के भी होते हैं टूल्स। दो तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, ठीक। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसको अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसलिए अभी चर्चा नहीं करूंगा। आज का जो टॉपिक है उसके टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एनडीटीएल, ठीक, और एक सिक्योरिटी। क्योंकि ये दो वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक। फिर बाद में हम एक एक करके पूरे टॉपिक को समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। पहले तो मैं आपको एनडीटीएल बताऊं क्या होता है, ठीक है। एनडीटीएल, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। देखिए किसी भी बैंक में, ठीक है, जो भी मान लीजिए बैंक है, इस बैंक में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, है ना। आप दो तरह के पैसे जमा करते हो। एक तो ऐसा जमा होता है पैसा कि आप जब चाहो तब निकाल लो, है ना। आपने जमा किया और डिमांड करने में आपको पैसा मिलेगा, ठीक। तो एक ऐसा होगा कि आप जब जमा करोगे, ठीक है, और जब चाहे तब निकाल लो, ठीक। पर एक ऐसा होता है जिसमें आपने जमा किया लेकिन एक साथ में उसकी अवधि भी बता दी जाती है कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, ठीक, इतने समय बाद ही आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो दो तरह के होते हैं, एक होती है डिमांड लायबिलिटी और दूसरी होती है टाइम लायबिलिटी, यही। तो अब लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का एक साधारण सा मतलब अगर समझे तो जिम्मेदारी। जब आप बैंकों पर पैसा देते हो तो बैंक आपको देने के लिए बाध्य है ना, उनकी जिम्मेदारी है ना, लायबिलिटी है ना उनकी। तो इसको व्यवहारिक भाषा में अगर समझा जाए, जैसे मान लीजिए मैं किसी दोस्त से पैसे लूं उधार, है ना, तो जब मैं किसी दोस्त से पैसे लेता हूं तो मुझे वापस भी करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने पापा से लिया, मान लीजिए, वापस नहीं करना है ना, तो इन दोनों में अंतर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए लायबिलिटी क्या है, एक जिम्मेदारी, है ना। आपको जो पैसा मिला है उसको वापस भी तो करना है। तो बैंकों को दो तरह का पैसा मिलता है, एक ऐसा पैसा जिसमें उन्हें वापस करना होता है मांग के अनुसार, है ना, और एक ऐसा पैसा होता है उनको जो उनको वापस करना होता है अवधि के बाद, एक समय के बाद। ये बात तो आपको पता है, एक समय के बाद वापस करना पड़ता है, ठीक। अब इन दोनों को आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट, है ना। आप देखिए जब हम लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जो आप लोग सामान्यतः जमा करते हो सेविंग अकाउंट में, वो सेविंग, ठीक है, जो स्टूडेंट लोग सामान्यतः जमा करते हैं पैसे, वो सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में आप देखते होंगे कि आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। और इसी तरह करंट अकाउंट में भी क्या होता है, इस तरह करंट अकाउंट में भी आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो, ठीक। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों क्या है, जब भी आप मांग करोगे आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये हो गई डिमांड लायबिलिटी, ठीक। और दो तरह के होते हैं, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, है ना।
इसमें क्या होता है, हम बैंकों में जब पैसा जमा करते हैं तो हमसे बैंक ये पूछ लेता है कि आपको कितने समय में पैसा चाहिए। हम कहते हैं हमें 2 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, फिक्स्ड हो गई, ठीक है, और एक अवधि हो गई, टाइम हो गई, है ना, तो टाइम लायबिलिटी है, ठीक। तो ये होता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बैंकों में 2 तरह का पैसा जमा होता है, एक डिमांड लायबिलिटी, एक टाइम लायबिलिटी। अर्थात बैंकों के ऊपर 2 तरह की जिम्मेदारी होती है, एक डिमांड लायबिलिटी, एक टाइम लायबिलिटी। आपको यहां जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, एक वर्ड होता है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी को ये समझिए कि मान लीजिए मैं किसी के यहाँ चाय पीने गया, ठीक है, जब मैं किसी के यहाँ चाय पीने गया किसी दुकान के यहाँ, तो मैं उसको कहूंगा कि यार मुझसे रुपए ले लो, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रुपए ले लो, उसने कहा ठीक, वो तुरंत ले लेगा। मैं अगर उससे कहूं कि चलो मैं तुम्हें एटीएम एक चेक दे रहा हूं, चेक, ठीक है, या चलिए एटीएम के माध्यम से पैसे ले लो, तो साइकिल थोड़ी आनाकानी करेगा, है ना। पर रुपए में बिल्कुल आनाकानी नहीं करेगा, वो चेक में या एटीएम में थोड़ी बहुत आनाकानी करेगा। ठीक, मान लीजिए फिर ये हटाई, मैं अभी आप समझाऊंगा ये क्यों लगा रहा हूं, ठीक। फिर मान लीजिए मैं उसको कहूं थोड़ी सोना चांदी ले लो मुझसे, गोल्ड रखा है मेरे पास, मैं चाय पीने आया था, मेरे पास चेंज नहीं था और आलस के मारे एटीएम नहीं गया, तो मुझसे गोल्ड ले लो, तो गोल्ड भी ले सकता है। अब आप देखिए, ठीक, या तो मैं उससे ये कह दूं कि भाई मुझसे, मैं तुम्हारे यहाँ चाय पी रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम चाय के बदले ना मुझसे जमीन लिखवा लो मेरी, हाँ? तो जो मेरे पास जमीन है मैं तुमको लिख देता हूं, ठीक, मान लीजिए लैंड। अब इनमें से देखिए क्या है, मैं इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक सवाल आ सकता है, ठीक, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कि चाय वाला सबसे पहले क्या लेगा, सबसे पहले लैंड लेगा कि गोल्ड लेगा कि एटीएम से पैसे लेगा कि रुपए लेगा, है ना। अगर मान लीजिए उसके पास मशीन रखी है एटीएम की, ये सोच लीजिए, तो सबसे पहले वो रुपए को प्रायोरिटी देगा, फिर उसके बाद वो एटीएम को देगा, उसके बाद गोल्ड को देगा, उसके बाद लैंड को देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसमें सबसे पहले विश्वास किया जाएगा, इसमें उसके बाद विश्वास होगा, फिर गोल्ड में कम विश्वास होगा, भाई मिलावट ना हो, है ना, और ये पता भी चल जाएगा चलिए 2 मिनट में। लेकिन मान लीजिए लैंड के मामले में कोई विवादित जमीन ना हो, तो सबसे बाद में इस पे विश्वास करेगा। तो जो चीज जितनी जल्दी बदल सकती है ना, जैसे रुपए की बदली चाय बदल गई ना, ठीक, तो जो चीज में विश्वसनीयता ज्यादा होती है उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, वो उतनी जल्दी बदलता है। या आप कहो कि जिसको जितनी जल्दी आप बदल सको, ठीक है, वो लिक्विड होता है ज्यादा। तो कभी अगर सवाल आ जाए कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे ज्यादा कौन लिक्विडिटी रखता है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा किसकी लिक्विडिटी है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा करंट अकाउंट की लिक्विडिटी होती है। क्योंकि करंट अकाउंट में आप कितने बार भी पैसा निकाल सकते हो, उससे कम सेविंग अकाउंट में होता है, और फिर उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट में लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी से संबंधित अगर सवाल आ जाएगा कि लिक्विडिटी किसमें ज्यादा होती है, तो आप इसको समझ सकते हैं। मैंने बहुत सरल से उदाहरण से आपको समझाया है, ठीक। तो लिक्विडिटी, तो अब आप समझिए कि किसी भी बैंक में, यहां लिक्विडिटी मैंने इसलिए समझा दिया था कि मान लीजिए पेपर में कभी आ जाए कि किसमें कितनी लिक्विडिटी है, तो आप गेस कर लोगे। अब एक सवाल आता है ये कि ये क्या है, तो मैंने कहा किसी भी बैंक में डिमांड और टाइम लायबिलिटी 2 तरह की होती है। डिमांड में होती है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जबकि टाइम में होती है एफडी या आरडी, है ना। तो मैंने आपको बताया था, तो किसी बैंक में टोटल अमाउंट कितना होगा, और ये सब क्या, बैंक की टोटल जिम्मेदारी, है ना, टोटल लायबिलिटी है ये ना। तो इसी को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसके 25 रुपए सेविंग अकाउंट में जमा है, 25 रुपए करंट अकाउंट में जमा है, 25 रुपए एफडी है, ठीक, और 25 रुपए की मान लीजिए आरडी अकाउंट में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा एनडीटीएल। अब इसको याद रखिएगा, अर्थात बैंक के ऊपर 100 रुपए की लायबिलिटी है। बात
समझ में आई आपको? तो बैंक के ऊपर कितनी लायबिलिटी है? 100 रुपए की लायबिलिटी। तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, अभी मैं इसको यूज करूंगा। चलिए, दूसरा मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मुझे किसी आदमी से कुछ पैसे लेने हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है वाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं वाई और मेरा एक दोस्त है ए। मान लीजिए मुझे इससे कुछ पैसे लेने, रुपए लेने उधार। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कागज के टुकड़े में लिख के दे दूं कि मैं योगेश त्रिपाठी, ठीक है, ए से 100 रुपए ले रहा हूं तथा इतने समय बाद मैं इसको वापस कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आ जाए कि मैं इतने समय बाद इसको इतनी ब्याज के साथ पैसा वापस कर दूंगा या इतने रुपए वापस कर दूंगा, तो मान लीजिए मैं कागज में लिख दूं, ठीक है, कि मैं योगेश त्रिपाठी, ठीक है, इससे इतने पैसे ले रहा हूं और इतने समय बाद इतना रुपए इसको वापस कर दूंगा, अपने साइन कर दूं यहां पर। तो एक कागज में लिख के इसको दे दूंगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये मुझको 10 रुपए दे देगा। मान लीजिए 10 रुपए मांगा, बहुत गरीबी, और मैं इसको ये कागज दे दूंगा। और मैंने इसमें क्या लिखा कि मैं योगेश त्रिपाठी पैसे ले रहा हूं, दे दूंगा। क्लियर? अब मान लो ये कागज में जो भी लिखा होगा उसको मानना क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है, वरना ठीक है मेरे खिलाफ मान लीजिए FIR हो जाएगी। फिर अगर मैं इस कागज की बात को नहीं मानूंगा तो मेरे ही खिलाफ FIR हो सकती है, मान लीजिए। ऐसा भी इमेजिन करिए। तो इस पेपर में मैं जो लिखूंगा वो मुझको मानना पड़ेगा। तो ये बताइए, इस आदमी के पास जो ये पेपर रखा है एक प्रकार से 10 रुपए तो है। अगर मान लीजिए ये पेपर किसी अपने दोस्त बी को दे देता है, यही पेपर, तो ये बी जब मेरे पास ये पेपर लेके आएगा तो मुझे उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे ना। तो कैसे ये नोट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अभी बस आप इतना समझिएगा। तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी, है ना, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी। एक क्या है, प्रतिभूति। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से आप पैसे लिए हैं, मैंने पैसे लिए हैं ए से, है ना, और एक कागज में लिख के दिया है, तो ये सिक्योरिटी पेपर है, प्रतिभूति पत्र। इसमें मैं कुछ भी लिख के दूं, जैसे मान लीजिए जमीन के संबंध में लिख सकता हूं ना। ऐसे ही मान लीजिए क्या हो कि भारत सरकार भी तो लिख के पैसा दे सकती है ना लोगों से कि मैं इतना पैसा, ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति के नाम से लिया जाएगा, तो उसमें लिखा हो कि भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति इतने रुपए ले रहे हैं और इतने रुपए ठीक इतने महीने बाद वापस करेंगे, होगा ना उसमें। और वो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हो गया राष्ट्रपति जी, अभी बात समझ लीजिए बस, ठीक है। ये हो गया नागरिक, ठीक है। ये मान लीजिए सिटीजन होगा, बड़े बड़े आदमी। अब मान लीजिए देश को पैसा लेना है, ठीक है, तो क्या करेगा, देश कागज के टुकड़े में लिख देंगे। मान लो हर कागज में लिख दिया, ठीक है, कि इतना पैसा ले रहे हैं, इतने समय बाद इतना पैसा देंगे। तो नागरिकों को क्या मिल जाएगा, ये कागज मिल जाएगा और नागरिक पैसा दे देंगे, ऐसे ही होगा ना, ठीक। और सबके पास ये कागज के टुकड़े पहुंच जाएंगे और सब अपनी जेब से लेके पैसे दे देंगे। भाई इसमें कुछ ब्याज मिलेगी ना, मान लीजिए 100 रुपए का अगर है ये, ठीक है, अगर ये 100 रुपए का है मान लीजिए, तो ये आदमी पेपर ले लेगा, ठीक है, और 100 रुपए राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएगा। क्लियर? और मान लीजिए इसमें कुछ ब्याज भी मिल रही होगी, है ना, मान लीजिए 10% मिल रही है एक साल में, तो क्या होगा, इस आदमी को एक साल में 10 रुपए की कमाई होगी। और जब इसको अपना पैसा चाहिए होगा तो ये पेपर लेके जाएगा और वापस करेगा राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी इसको 10 रुपए दे देंगे। ये मैं बहुत व्यवहारिक समझ आ रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन इसेंस यही है, सार यही है। ये सब काम आरबीआई के थ्रू होता है ना, लेकिन होता ऐसे ही है, ठीक है, कि भारत सरकार के नाम पर आरबीआई काम करता है और भारत सरकार के लिए पैसे को मार्केट से लेता है। तो कैसे लेता है, ऐसे लेता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी पेपर क्या होता है ना।
अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि सब कोई सिक्योरिटी पेपर लिख देगा, जिसके ऊपर भरोसा होगा लोगों को उसी का पेपर तो मान्य होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी को कागज में लिख के दूं, कोई मानेगा ही नहीं, लेकिन अंबानी टाटा अगर लिखेंगे तो मान्य होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी कंपनी लिखेगी तो और कम मान्य होगा। तो जिसकी जितनी ज्यादा क्रेडिट होगी उतना ही उसका सिक्योरिटी पेपर क्या होगा, उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी पेपर मान्य होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पे। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक क्या होती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और मनी सप्लाई को दो तरीके से कंट्रोल करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो मनी सप्लाई को क्वांटिटी को कंट्रोल करती है और दूसरा मनी सप्लाई की क्वालिटी को भी कंट्रोल करती है। जैसे मैंने कहा था, एक उदाहरण समझिए कि आपके घर वाले आपसे कहें कि तुम्हें रोज 6 घंटे पढ़ना है, ठीक, तो ये क्या है, ये 6 घंटे 6 आवर्स, ये है मात्रा। लेकिन ये कह दें कि तुम्हें 6 घंटे में 3 घंटे मैथ पढ़ना है और 3 घंटे साइंस पढ़ना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 3 घंटे साइंस पढ़ना है। तो अब बताइए कि जो ये छात्र था, ठीक, इसका कहा 6 घंटे पढ़ना है ना, अर्थात क्या हुआ, पढ़ाई की मात्रा डिसाइड कर दी। पर यहां बताया कि 6 घंटे में 3 घंटे मैथ पढ़ना है, 3 घंटे साइंस पढ़ना है। तो यहां मात्रा डिसाइड की, यहां मात्रा के साथ साथ क्या डिसाइड की, गुणवत्ता, है ना। अगर ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहेगा दूसरा कमजोर हो जाए तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। तो यहां पर यह भी बताया है कि कैसे पढ़ना है। तो वैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई की मात्रा को भी कंट्रोल किया जाता है और मनी सप्लाई की क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितना पैसा जाना है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई जहां ज्यादा होती है वहां उतनी इकोनॉमी एक्टिविटी ज्यादा होती है। अब मान लीजिए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई बिल्कुल ना हो, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो ये बताइए जब एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर एक्टिविटी नहीं होगी और देश में अनाज नहीं होगा तो आदमी भूखा मरेगा, है ना, कार में चलेगा पर भूखा मरेगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो किसी भी देश के लिए जरूरी है कि मनी सप्लाई की क्वांटिटी डिसाइड हो और साथ में क्वालिटी डिसाइड हो। इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह से डिसाइड होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना। अब इसी को देखिए आप, मैं अलग से फिर अभी समझाता चलूंगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वांटिटेटिव टूल्स। अभी क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव बाद में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में इसको हम लोग जनरल टूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता। मतलब ऐसे नहीं है, जैसे मैंने कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा पैसा, ठीक, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा जाएगा, हाउसिंग सेक्टर में जाएगा, एजुकेशन सेक्टर में जाएगा, ऐसे नहीं है। ये पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल कितना पैसा रहेगा इस पे बात करता है ना। तो ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या मनी सप्लाई है उस पे बात करता है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल, है ना, सामान्यता देखता है, ना कि इस विशेष कुछ। बात समझ में आ रही है। जिसको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे डिस्कशन ग्रुप से में भी जाके पूछ सकते हो, ठीक, या मुझे मेल कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि ये क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब मात्रा, है ना। जैसे मैंने उस बच्चे का बताया था 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, तो मात्रा डिसाइड हो रही है, ठीक। लेकिन मात्रा और भी सामान्य जनरल, कुछ भी मतलब स्पेसिफिक नहीं बोला, है ना, जनरल बोला है और मात्रा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स या जनरल टूल्स। इसके अंतर्गत पहला पार्ट है, ठीक है, CRR, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, नगद आरक्षित अनुपात। अब देखिए इसको समझिएगा क्या होता है, ठीक। कैसे देखिए मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, मैंने बताया था ये टूल्स हैं। टूल्स मतलब साधन, ठीक। जैसे मैंने एक उदाहरण कहा था कि पढ़ाई करानी है, लेकिन पढ़ाई कैसे, मार से या प्यार से, तो ये दोनों टूल्स हैं, है ना। तो अब देखिए टूल्स में अगर मान लीजिए कहा जाए कि किसी भी बैंक को
मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है ना, किसी भी बैंक को अपने टोटल एनडीटीएल का, अभी मैंने एनडीटीएल आपको समझाया ही था कि क्या होता है। तो किसी भी बैंक को, मान लीजिए एसबीआई है, ठीक है, और एसबीआई का एनडीटीएल कितना है, 100 रुपए, तो एसबीआई का 100 रुपए मान लीजिए एनडीटीएल, ठीक। तो किसी भी बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट, ठीक, एक निश्चित परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है, वो भी कैश, ठीक, कैश फॉर्म में, है ना। तो इस 100 रुपए का एक निश्चित परसेंट इसको यहां रखना होगा। मान लीजिए अगर 4% है तो इसको 4 रुपए यहां कैश रखना होगा। तो अब इसके पास टोटल कितने रुपए बचेंगे, 96 रुपए। हम लोग सीआरआर पढ़ रहे हैं, तो सीआरआर का होता है मतलब नगद आरक्षित अनुपात, ठीक। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट आरबीआई के पास कैश रूप में रखना पड़ता है, ठीक है, कैश, और जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं होगा। अब आप समझिएगा, मतलब आरबीआई इसको ऐसा नहीं कि कोई पैसा रखने का इंटरेस्ट रेट देगा, कुछ नहीं देगा, केवल आरबीआई के पास ये रहेगा। अब आप समझिए ये क्यों रहेगा, आखिर क्यों होगा भाई, ठीक, क्योंकि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है हर बैंकों को, है ना। और आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी बैंक में आप पैसा कब जमा करोगे, जब आपको बैंक पे भरोसा होगा, है ना। तो बैंक में भरोसा कब होगा, अब मान लीजिए ये बैंक है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक, इसमें आपने 100 रुपए जमा किए, ठीक, 100 रुपए इसमें जमा किए आपने, और इसको आपको ब्याज भी देना होगा, मान लीजिए 10%, तो 10 रुपए हर साल देगा। जब ये बैंक एसबीआई है मान लीजिए, तो ये आपको पैसा दे रहा है 10 रुपए, तो भाई इसको भी तो कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये मान लीजिए किसी को 100 रुपए इसने लोन दे दिया, और लोन देके 12 रुपए ले रहा है, तो इसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी चीज है। बैंक को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको पैसे की जरूरत थी तो मिल गई, इसके पास पैसा एक्स्ट्रा था तो और इनकम हो रही है उससे, ऐसा नहीं कि कागज के टुकड़े की तरह घर में रखा है, और बैंक को भी फायदा हो रहा है, तीनों को फायदा हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर इस आदमी को पैसा लेने की एकदम से जरूरत पड़ गई, इसको पैसा चाहिए, और ये बैंक गया और बैंक ने कह दिया कि भैया तुम्हारा पैसा तो हमने दूसरे को दे रखा है, कुछ दिन रुक जाओ फिर ले लेना। तो ये बताइए, ये आदमी मान लीजिए मैं ही हूं वाईटी, तो कभी दोबारा बैंक में पैसा जमा करेगा जब उसे जरूरत होगी, तो उसे मिलना ही नहीं है, तो बैंकों में पैसा जमा करेगा नहीं, करेगा ना। क्योंकि बैंक को प्रॉफिट चाहिए, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या देगा, लोन में दे देगा, क्योंकि बैंक का अपना हित है। और अपने हित या ज्यादा लालच के चक्कर में वो क्या करेगा, वो ज्यादा लालच के चक्कर में अपने कस्टमर की केयर नहीं करेगा। इस तरह वाईटी को इस पे भरोसा नहीं रहेगा, अर्थात देश के सभी नागरिकों को बैंक में भरोसा नहीं होगा। तो देश में जब नागरिकों को भरोसा, देश के लोगों को जब बैंकों पर भरोसा नहीं होगा तो बैंकों में पैसा नहीं जमा करेंगे। जब बैंकों में पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर बिजनेस कैसे होगा, है ना। बिजनेस नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर पे, किसी भी देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर पे भरोसा होना चाहिए। जैसे आप देखिए अभी बीच में पंजाब नेशनल बैंक पे, ठीक है, एचडीएफसी पे, है ना, कैसे लोग घबरा गए थे, तो कितना देश के लिए चिंता का विषय हो गया था। क्योंकि जब अगर लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करेंगे तो फिर कैसे बिजनेस को, मतलब जो बिजनेस फर्म होती है उनको कैसे पैसा मिलेगा, और देश की इकोनॉमी फिर कैसे चलेगी, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए बैंकों पे भरोसा होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि बैंकों पे भरोसा कब होगा। अब वाईटी को एसबीआई पे भरोसा कब होगा, जब उसे ये पता चलेगा ये कोई बड़ी संस्था इसको कंट्रोल कर रही होगी, है ना, अर्थात कोई ऐसी संस्था इसको रेगुलेट कर रही हो जो लाभ और हानि से परे हो, अर्थात जो क्या हो, बिना स्वार्थ की भावना से काम कर रहा हो, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो। क्योंकि जब आदमी का स्वार्थ आता है तो थोड़ी बहुत झूठ बोलने लगता है। तो ऐसा कौन होगा जो स्वार्थ भाव से काम न कर रहा हो। तो अभी ऐसे समझिए, मान लीजिए आरबीआई, तो आरबीआई इसको अगर कंट्रोल करेगी तो ये क्या करेगा, ये सही से चलेगा, है ना।
क्योंकि आरबीआई का कोई लाभ हानि तो होना नहीं है, तो भाई वो दिमाग लगाएगा नहीं, वो बस इसके ऊपर डंडा चलाएगा नहीं, कुछ गलत करेगा तो इसको रेगुलेट करेगा ना वो। तो इसको रेगुलेट कैसे करता है? ऐसे ही सीआरआर के माध्यम से, है ना। तो सीआरआर के माध्यम से कैसे? अब कह देगा कि ऊपर रखो थोड़ी अमाउंट पैसे का, ताकि मान लो कभी तुम्ही को दिक्कत हो गई तो तुम हमसे आगे ले जाना। लेकिन बैंकों पे भरोसा नहीं खत्म होना चाहिए। वही मान लीजिए वाईटी 100 रुपए लेने गया था, अब अगर उस नहीं था तो आरबीआई से पैसा लेके देगा, तो भरोसा तो रहेगा ना बैंकों पर। इस तरह देश की इकोनॉमी सही तो चलेगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से फील होनी चाहिए कि किसी भी देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर का क्या रोल है। अगर आपको ये बात फील नहीं होगी तो आप उस न्यूज को समझ ही नहीं पाओगे जिसमें लिखा रहता है कि पंजाब नेशनल बैंक में मतलब भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ या नीरव मोदी भाग गए, तो कैसे फिर पूरी इकोनॉमी को एक खतरा हो जाता है ना। आपको इस चीज को समझना होगा। किताबों में या जितने भी मैंने लेक्चर देखे उसमें ये सब नहीं समझाया जाता। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी देश में, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन सबसे जरूरी है। ठीक, और इसके लिए क्या चाहिए? रुपए। और रुपए कहां से आएगा? लोगों की जो जेब से, है ना। अब लोगों की जेब में मान लो ये है एक वाईटी है, मान लो मैं, ठीक है, ये कोई इंसान है बी, ये सी डी ई एफ, ठीक है। अब मान लो ये टाटा है, टाटा को अगर रुपए चाहिए तो क्या सबके पास जाएगा? क्या हो? नहीं जाएगा ना। तो क्या हो? मान लो एक बैंक हो तो ये इसमें यहाँ अपना पैसा जमा करे सब, और ये टाटा इसको दे दे, तो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये इकोनॉमी ऐसे चलेगी ना। लेकिन ये होगा कब? जब इन सबको इस पे भरोसा हो। अगर मान लो कि अब एक बात और समझिए, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन तो हो गया, लेकिन खरीदने के लिए लोन भी तो चाहिए। लोन भी बैंक ही देता है। तो देखिए आप कि यहां पहले ठीक है, यहां मांग पैदा कर रहा है और यहां पूर्ति, दोनों का काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। यदि ये स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, लोगों ने यहां पैसा जमा करना ही बंद कर दिया, तो ना तो डिमांड जनरेट होगी और ना ही सप्लाई, इकोनॉमी पूरी की पूरी धड़ाम हो जाएगी। इसीलिए बैंक का किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है। हमें वो समझना चाहिए। कैसे? बैंकों की क्राइसिस 2008 में पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए खराब हो गई थी। ये बात समझ लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है कि कैसे बैंक वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं, वह उसकी डिमांड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज के लिए लोन भी बैंक देगा, और मर्सिडीज बनाने के लिए फैक्ट्री को भी पैसा वही देगा। और ऐसे ही मर्सिडीज बनाने के लिए फिर लोगों को रखा जाएगा, रोजगार होगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ना ये सब चीजें। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा ठीक। तो किस तरह बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैंकों के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, और रेगुलेशन के लिए ही मान लीजिए एक होता है सीआरआर। ठीक, तो अगर मान लीजिए सीआरआर के दो पर्पज हैं। पहला पर्पज क्या है कि अगर बैंकों को कभी जरूरत हो गई तो आरबीआई पैसा देगा, है ना। एक प्रकार से ये बैंकों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि सीआरआर और मनी सप्लाई में क्या रिलेशन है? मनी सप्लाई और सीआरआर में क्या रिलेशन है? ये तो अब मॉनेटरी, ठीक है ना। देखिए, अगर मान लीजिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, अगर मान लीजिए सीआरआर को बढ़ा दे और सीआरआर मान लीजिए हो जाए 10%, तो अब क्या होगा? यहां देखिएगा, अब सीआरआर मतलब यहां 10 रुपए रखना पड़ेगा बैंकों को, और यहां पड़ेगा 90 रुपए। और चूंकि बैंकों के पास 90 रुपए बचा, तो अब लोन देने के लिए कम रुपए की ज्यादा रुपए है। लोन देने के लिए रुपए हो गया अब कम। जब लोन देने के लिए रुपए कम हो गया तो मार्केट में लोन होगा कम, है ना। मान लीजिए मार्केट है तो लोन हो जाएगा कम, अर्थात मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यदि मान लो कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम पे है, अर्थात लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग लोन ही नहीं, तो क्या चाहेगी सरकार? सरकार अर्थात क्या चाहेगा? आरबीआई यही चाहेगा ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आए, तभी तो इकोनॉमी फिर से काम करने लगेगी, इकोनॉमी फिर से बूस्ट होगी। तो उसके लिए क्या करेगा? मान लीजिए कह देगा कि सीआरआर मान लीजिए केवल 2%, तो क्या होगा?
यहाँ 98 रुपए और यहाँ 2 रुपए। तो अब देखिए ज्यादा पैसा हो जाएगा ना मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीआरआर से कैसे इन्फ्लेशन को कम और ज्यादा किया जा सकता है। यदि सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों के पास कम पैसा होगा, जब बैंकों के पास कम पैसा होगा तो कम क्रेडिट का जनरेट करेंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है आर वाला मनी मल्टीप्लायर, है ना। जब ज्यादा आर होता है तो कम पैसे का सृजन होता है, ये मैंने आपको बताया था। मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/r में, है ना। आर मतलब होता है रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाई थी कि जब भी आर ज्यादा होगा तो पैसे का कम सृजन होगा। आप देखिए यहां पर जब भी हम सीआरआर बढ़ा रहे हैं तो मार्केट में कम पैसा हो रहा है ना। अर्थात इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सीआरआर बढ़ाना होगा और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सीआरआर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ाना होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए सीआरआर को कम करना पड़ेगा। तो आप दो चीजें समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब अगला चलते हैं एसएलआर पे। एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, सावधि तरलता अनुपात, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये बैंक है मान लीजिए एसबीआई, ये आरबीआई। तो आरबीआई फिक्स कर देगा कि प्रत्येक बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात अपने ही पास रखना होगा, एसएलआर, ठीक। वो कैश में होगा, कैश होगा, है ना, अर्थात रुपए रख सकता है या गोल्ड रख सकता है या सिक्योरिटीज में रख सकता है। इन तीन चीजों में पैसा रख सकता है। अब मान लीजिए एसबीआई में 100 रुपए एनडीटीएल में, ठीक है, और बैंकों का डिसाइड कर दिया कि एसएलआर 20% होना चाहिए। तो कितना होगा, एसबीआई को 20 रुपए रखना होगा। तो 20 रुपए क्या रख सकती है, या तो कैश रख लेगी, या तो 20 रुपए का गोल्ड रख लेगी, या तो 20 रुपए की सिक्योरिटी रख लेगी, है ना। सिक्योरिटी मैंने आपको पहले समझा दिया क्या होता है ना। मान लीजिए कभी भी एसबीआई से सरकार ने पैसा लिया हो तो एसबीआई को लिख के तो कागज के टुकड़े में दिया होगा ना कि मैं भारत का राष्ट्रपति 20 रुपए लेता हूं, तो कागज का टुकड़ा भी 20 रुपए के बराबर वैल्यू रखता है नो, है ना। तो 20 रुपए, जैसे आप नोट देखो उसमें लिखा रहता है तो है ना। तो अब देखिए ये सिक्योरिटी, गोल्ड और कैश, तीन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में 20 रुपए रख सकता है। मान लीजिए 10 रुपए का कैश रख लिया, 5 का गोल्ड, 5 की सिक्योरिटी, ऐसा हो सकता है कि किसी भी अनुपात में रख सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रखेगा और कैसे रखेगा। तो यहां देखिए आप, कोई बैंक के पास अगर 100 रुपए आदमी कोई जमा करके गया है तो इसको क्या करना, ब्याज देना होगा, मैंने कहा था, ठीक है। चाहे जैसा कि सीआरआर में कुछ अमाउंट पहले ही रख दिया ऊपर, उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलना, है ना। तो एसएलआर के रूप में एसबीआई कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न आए, है ना। अर्थात जो 20 रुपए है उसका कुछ तो यूज हो। तो ये बताइए, वो 20 रुपए कस्टमर को दे नहीं सकता तो लोन का मतलब इंटरेस्ट रेट मिलेगा नहीं। तो अगर वो 20 रुपए को कैश के फॉर्म में रखेगा अपने पास तो उसमें कोई लोन इंटरेस्ट रेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। अगर एसबीआई अपनी तिजोरी में 20 का नोट रख लेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो 20 का नोट एक साल बाद भी 20 का ही रहेगा, या तो इन्फ्लेशन के कारण और कम हो जाएगा। मैंने आपको पहले समझाया था इन्फ्लेशन में नोट कैसे अपनी वैल्यू कम होती जाती है नोट की, मैंने एक उदाहरण से आपको समझाया था प्याज वाले से, ठीक। अब दूसरी बात, गोल्ड के फॉर्म में मान लीजिए आज उसने 20 रुपए रखा और कल मान लीजिए गोल्ड सस्ता हो गया तो जितना गोल्ड था वो 18 रुपए का बिका, तो 2 रुपए का घाटा हो गया। हाँ महंगा तो होता है, ये बात आपकी मैं सहमत है, लेकिन कम भी तो हो सकता है, तो रिस्क है ना। और बैंक रिस्क तो लेगा नहीं, रिस्क लेगा मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेगा कि मान लीजिए बैटरी रुपए चला गया उसका,
ठीक है, सबसे अच्छा फिर क्या हुआ, सिक्योरिटी, है ना। अर्थात सरकार को 20 रुपए का दे देगा, उससे कागज का टुकड़ा रख लेगा इधर पे, क्योंकि उसपे निश्चित ब्याज दर मिलेगी, तो कुछ ना कुछ तो इनकम होगी। अब मान लीजिए कि 4% ब्याज मिले, या मान लीजिए, है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा उसको पैसा। तो इस तरह अधिकतर लोग एसएलआर में सिक्योरिटी रखते हैं, अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है एसएलआर के तौर पे सामान्यतः। बात समझ में आई आपको। अब इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आरबीआई कह देता है कि एसएलआर 40% होगा, तो अब इसको 40 रुपए रखना पड़ेगा अपने पास यहां पर, है ना। और मान लीजिए सिक्योरिटी रख दी 40 रुपए की, ठीक। तो अब इसके पास पैसा देने के लिए कितना रह गया, पैसा देने के लिए रह गया केवल 60 रुपए। तो अब बताइए एसबीआई ज्यादा लोगों को लोन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो एसबीआई ज्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाएगा तो मार्केट में कम पैसा पहुंचेगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। यदि मान लीजिए एसएलआर कर दिया जाए 10%, तो यहां बचेगा इसके पास 90 रुपए, ये हो जाएगा 10 रुपए। अब बताइए मार्केट में ज्यादा लोन गया, ज्यादा मनी सप्लाई हुई। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब आपको सवाल ये उठता है कि एसएलआर का क्या पर्पज और है, ठीक है। देखिए एसएलआर को और समझते हैं अभी, ठीक है। एसएलआर के माध्यम से कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यह आपको क्लियर हो गया। एसएलआर का एक यूज और है कि एसएलआर चूंकि बैंकों के पास पैसा रखता है, अगर मान लीजिए कभी एकदम से भीड़ पहुंच जाए बैंक, मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक क्या करता है, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए आया, तो बैंक कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को लोन दे दे ताकि उसकी कमाई हो, है ना। क्योंकि जितना पैसा उसके पास रहेगा वो काम का नहीं है, ठीक। लेकिन इसको अभी मान लीजिए अपना 20% है, मान लीजिए एसएलआर, ठीक है, और एनडीटीएल इसका 100 रुपए है। तो आप मुझे ये बताइए ये एसएलआर के तौर पे कितना रखेगा, 20 रुपए रखेगा, है ना। तो आप ये बताइए ये 20 रुपए तो सेफ है ना। मान लीजिए एकदम से भीड़ कभी पहुंच गई तो ये 20 रुपए तो काम आएंगे ना। तो बैंकों का भरोसा बना रहेगा ना बैंकों पर। अगर मान लीजिए एकदम से भीड़ पहुंच गई बैंकों के लोन लेने, मतलब पैसा लेने, अपना पैसा लेने भीड़ अगर मान लीजिए पहुंच गई और बैंक वाले कहते भैया हमारे पास है ही नहीं, तो लोगों को में गुस्सा आएगा और अगली बार से पैसा नहीं जमा करेंगे। इसलिए बैंकों के पास कुछ अमाउंट तो होगा ना जो उसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। दूसरी बात ये देखिए, एक इसका और यूज है, मान लीजिए ये सरकार है, ठीक है, और सरकार कहती है आरबीआई से कि एसएलआर बढ़ा दो। अगर एक मान लीजिए इमेजिन करिए एसएलआर बढ़ा दो, एसएलआर कर दिया 40%, ठीक। अब एसएलआर के तौर पे 40 रुपए रखना पड़ेगा, है ना। तो यहां 40 रुपए रखने के लिए अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया समझाया कि एसएलआर के तौर पे बैंक क्या रखना पसंद करता है, सिक्योरिटी पसंद करता है ना, सिक्योरिटी रखना। तो ये सिक्योरिटी पेपर कहां से मिलेगा, सरकार से मिलेगा। तो क्या कहेगा, अब इसके पास 20 रुपए की तो सिक्योरिटी थी, पर 20 रुपए की और सिक्योरिटी खरीदनी है, तो ये सरकार को कहेगा कि आप हमसे 20 रुपए ले लो, और सरकार से 20 रुपए की सिक्योरिटी पेपर ले लेगा, है ना। ये मान लीजिए कोई पेपर है, ठीक है, 20 रुपए का, तो इसके पास 20 रुपए का सिक्योरिटी पेपर आ गया, पर सरकार के पास 20 रुपए आ गए ना। इस तरह सरकार क्या एसएलआर को बढ़वा कर अपने पास पैसे मंगवा सकती है ना, अर्थात सरकार के पास पैसा आएगा ना एसएलआर के माध्यम से। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एसएलआर के माध्यम से कैसे सरकार पैसा को मार्केट से निकालती है, ठीक। ये एक एसएलआर का पर्पज है। अब आपको मैंने एक बार फिर हम लोग ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है, सीआर और एसएलआर को, ठीक है।
CRR और SLR आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि मैं कहूं कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, है ना, अगर मैं कहूं मार्केट में इन्फ्लेशन है अर्थात महंगाई है, और फिर मैं कहूं एक समय डिफ्लेशन है मान लीजिए, ठीक है, तो ये बताइए जब इन्फ्लेशन होगा और इसको कम करना होगा तो CRR को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? CRR को इन्फ्लेशन में बढ़ाएंगे, और इन्फ्लेशन में जैसे ही CRR बढ़ेगा तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, तो बैंक कम पैसा रहेगा तो लोगों को कम पैसा दे पाएंगे। इस तरह मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, है ना। वैसे ही SLR को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब भी SLR बढ़ेगा, जब ये दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, तो बैंकों के पास कम रुपए, ठीक, तो अब या तो कम रुपए हो गए या तो लोन देंगे नहीं, है ना। यदि लोन देंगे भी तो लोन महंगा कर देंगे, मतलब ब्याज ज्यादा लेंगे, तो लोग कम लोन लेंगे, तो किस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। इसी तरह डिफ्लेशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसी समय जब इकोनॉमी में मंदी आ रही हो तो पैसे की जरूरत होगी, मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए CRR को कम कर देंगे, SLR को कम कर देंगे, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक ज्यादा लोन देंगे। सब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अब आप ये बताइए, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा सस्ता लोन दे दूंगा, भाई सस्ते में ही ले जाओ, तो लोग ज्यादा पैसे लेने आएंगे लोन में, और जब ज्यादा पैसे लोन में देने आएंगे तो लोग मार्केट में सामान खरीदेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इस तरह देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे CRR व SLR क्या होता है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, CRR व SLR। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है बैंक रेट। ये मान लीजिए RBI है, ये मान लीजिए एक SBI बैंक है। अगर मान लीजिए SBI को RBI से लोन लेना है, लोन, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म, है ना, अर्थात 1 या 1.5 साल या 2 साल या 10 साल के लिए लेना है ना, कॉमर्शियल बैंक ले पाएगा, ठीक है, समझिएगा। यदि मान लीजिए किसी बैंक को लॉन्ग टर्म लोन लेना है RBI से, तो उसके लिए एक ब्याज दर होगी कोई, है ना। तो मान लीजिए SBI को 100 रुपए लेना है ना, तो कहा जाएगा ठीक, SBI को 100 रुपए चाहिए, किससे? RBI से, है ना। तो क्या कहेगा RBI? कहेगा लो 100 रुपए लो तुम, ठीक है, लेकिन हमें 10% ब्याज देना, ब्याज दर, है ना। अगर मान लीजिए 10% निश्चित नहीं है, एक मैंने अनुमान लगाया ऐसे, मतलब आपको समझाने के लिए। तो RBI इसको रुपए देगा और उसके बदले में बैंक इसको ब्याज देगी। तो बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन में, लॉन्ग टर्म लोन के संदर्भ में जब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा RBI को ब्याज दी जाती है, जिस दर से ब्याज दी जाती है वो दर बैंक रेट कहलाता है। अर्थात बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ब्याज दर है जो लॉन्ग टर्म लोन के संबंध में होती है और कॉमर्शियल बैंक द्वारा RBI को दिया जाता है। तो 3 बातें याद रखिएगा। पहली बात कि बैंक रेट एक ब्याज दर है, ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट है। दूसरी बात ये लॉन्ग टर्म लोन पे है। तीसरी बात, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक द्वारा, ठीक है, RBI को दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बैंक रेट क्या होता है। अर्थात मान लीजिए अगर SBI को 10% मिलता है, अगर मान लीजिए बैंक रेट कह दिया जाए 5%, है ना, तो ये बताइए मुझे कि SBI अब ज्यादा ब्याज लेगा कि कम ब्याज में लेगा पैसे? चूंकि अब SBI जो ब्याज लेगा उसमें कम इंटरेस्ट देना है ना, SBI अब ज्यादा पैसे लेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ज्यादा पैसे लेगा तो ज्यादा पैसे देगा भी, है ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। इसको ऐसे समझिए कि SBI RBI से लोन लेता है, SBI RBI से लोन लेता है 5% में। तो मान लीजिए उसके पास कोई ग्राहक आया, कस्टमर,
तो इसको दे देगा 7% में, है ना, और 2% का अपना प्रॉफिट कमाएगा। कस्टमर भी ले लेगा 7% में। लेकिन मान लीजिए कि जब अगर ये 10% हो गया, तो जब कोई कस्टमर आएगा तो एसबीआई क्या कहेगा, भैया हम 15% में दे पाएंगे। तो कस्टमर कहेगा भैया रखो पैसा, हमें नहीं चाहिए इतना महंगा लोन। अर्थात कस्टमर कम लोन लेंगे क्योंकि लोन अब महंगा हो गया, है ना। अगर मान लीजिए इसको फिर 2% कर दे तो कहेगा भाई ठीक है लो, हम 5% में दिए दे रहे हैं, तो कस्टमर आएंगे फिर, है ना। तो बैंक रेट को कम करने से और ज्यादा करने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई का क्या असर होगा आपको पता है। यदि बैंक रेट ज्यादा कर दिया जाएगा, है ना, यदि बैंक रेट ज्यादा कर दिया जाएगा तो लोन हो जाएगा महंगा, अर्थात क्रेडिट की लागत महंगी हो जाएगी। जब क्रेडिट लोन जब महंगा हो जाएगा तो कम लोग लेंगे, इससे मनी सप्लाई कम होगी, अर्थात बैंक रेट बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, बैंक रेट कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर, समझ में आया। अब मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन से जोड़ लेना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बैंक रेट बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ेगी कि कम होगी। सॉरी, बैंक रेट बढ़ने से मनी सप्लाई और मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अच्छा मुझे आप ये बताइए, 3 चीजें तो हो गई, है ना। अब एक आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, फंड फैसिलिटी। इसमें 3 होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, और एक एमएसएफ। एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको समझते हैं क्या है, ठीक। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड फैसिलिटी। अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। अब सवाल ये उठता है कि ये है क्या, है ना। उससे ज्यादा जरूरी है कि ये आया क्यों। जब 3 साधन थे मॉनेटरी पॉलिसी के, 3 टूल्स थे क्वांटिटेटिव में, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, तो फिर ये क्यों आया, ठीक। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों आया। देखिए यूपीएससी में आपको ये जानना जरूरी है क्यों, ठीक। तो यही जब तक आप क्यों नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं जानते, ठीक। आइए समझते हैं क्या है। मान लीजिए ये है आरबीआई, ठीक, और ये है पीएनबी, और ये हुआ मान लीजिए एसबीआई। अब मान लीजिए कि एसबीआई को 10 दिन के लिए पैसे चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, ओवरनाइट, 1 से 14 दिन। अब मान लीजिए ठीक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए इसको। अब एसबीआई किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास गया, ठीक है, और आरबीआई से 100 रुपए लेके आ गया, ठीक, शॉर्ट टर्म, याद रखिएगा, कम समय के लिए। लेकिन जब पैसे लेके आया तो साथ में यहां 100 रुपए की अपनी सिक्योरिटी रख के आया, 100 रुपए की सिक्योरिटी, है ना, अर्थात वो कागज के टुकड़ा 100 रुपए का रख के आया। मान लीजिए बात वो पैसे ने खरीदा होगा पहले ना कहीं, वो रख के आएगा, अर्थात गिरवी रख के आएगा, ये उसका गिरवी हो गया मान लीजिए, है ना। तो रख के आएगा, साथ में ये भी लिख के आएगा कि मैं इतने समय में आपको ये पैसा दे दूंगा और आपसे ये सिक्योरिटी ले लूंगा।
है ना। तो क्या करके आ रहा है, रीपरचेज एग्रीमेंट, है ना, पुनर्खरीद समझौता। तो आप बताइए एसबीआई ने यहां क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, उसके बदले में सिक्योरिटी रखी, साथ में यह भी समझौता किया कि मैं इतने दिन में आपसे यह सिक्योरिटी वापस ले लूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास पैसे लेने आए तो मुझे अपने घर के कागज रख दे, है ना, वो सिक्योरिटी हो गए ना घर के कागज। साथ में ये भी लिख दे कि मैं 6 महीने बाद आऊंगा और ये कागज ले जाऊंगा और आपको पैसा दे जाऊंगा, ठीक, ऐसा समझ रहे हो ना आप। तो भाई इसके पास ये हुआ। अब मान लीजिए पीएनबी के पास ज्यादा पैसे हैं, इसके पास पैसे कम थे, पीएनबी के पास मान लीजिए 100 रुपए ज्यादा है। अब मुझे आप बताओ ये पीएनबी अपने पास रुपए रखेगा क्या, नहीं रखते। बैंक अपने पास कम से कम रुपए रखते हैं, क्योंकि बैंक जितना ज्यादा रुपए बाहर भेजेंगे उतना उन्हें ब्याज आएगी ना, उतना पैसा मिलेगा उन्हें। तो बैंक क्या कहेगा, चलो इसको किसी को उधार दे देते हैं। अब जब आरबीआई अगर मान लीजिए उधार मांगना चाहे, उससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आरबीआई को उधार देना मतलब सिक्योर, ये पैसा वापस आएगा। मान लो किसी ऐसे आदमी को दे दिया जो आएगा ही नहीं तो खतरा ही है ना। जैसे मान लो विजय माल्या को दे दिया तो और नैया डूब जाएगी, नीरव मोदी को दिया तो और बुरी हालत। इससे अच्छा आरबीआई को दे तो ज्यादा सही। तो आरबीआई इसको क्या कहेगा, लाओ हमें 100 रुपए दो। साथ में आरबीआई यहां क्या रख देगा, अपनी सिक्योरिटी 100 रुपए की, है ना। और अब मेरी बात आप समझिएगा, आरबीआई ने एसबीआई को 100 रुपए दिया और इससे 100 रुपए लिया। एसबीआई ने अपनी सिक्योरिटी रखी, आरबीआई ने यहां सिक्योरिटी रखी। तो आप देखो एक साइकिल बन रहा है ना। अब समझिएगा, और ठीक है, जब एसबीआई पैसा ले रहा है तो कोई ना कोई ब्याज भी तो दे रहा होगा। मान लो इंटरेस्ट रेट है 6%, अर्थात रेपो रेट हो गया 6%, यही है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, एक शॉर्ट टर्म में, ठीक है, जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए जब कोई आरबीआई से पैसा लेता है तो आरबीआई को जिस दर से ब्याज देता है उस दर को कहते हैं रेपो रेट। अर्थात रेपो रेट क्या है, कॉमर्शियल बैंक किसको देता है, आरबीआई को। रेपो रेट कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है, शॉर्ट टर्म के लोन के लिए देता है, सिक्योरिटी रखी होती है। ये सब समझ आ रहा है ना रेपो रेट में आपको। रिवर्स रेपो रेट में जस्ट केवल उल्टा होता है। अब भाई इस पीएनबी ने पैसा दिया है तो पीएनबी ब्याज लेगा भी तो, ठीक है। तो मान लो आरबीआई कहेगा हम तुम्हें 5% देंगे, है ना। तो अब क्या होगा, इसको 1%, 1 रुपए का फायदा हो रहा है ना, 1% का। मेरी बात समझ आ रही है ना। ये 6 रुपए इसको देगा, ये 5 रुपए इसको देगा और 1 रुपए अपना कमा लेगा फायदा। तो इस तरह से ये काम चलता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए था, ये शॉर्ट टर्म के लिए था। यहां तक बात क्लियर होगी, है ना। इसमें एसएलआर की सिक्योरिटी यूज नहीं करते, वरना लग जाएगा फाइन। एसएलआर समझ रहे ना क्या होता है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, ठीक। ये कम ज्यादा बढ़ता रहता है, इसके बीच में गैप कोई निश्चित नहीं है। सामान्यता कहा जाता है 1% का, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि मैं आपको केवल अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए फैक्ट अवॉइड करता हूं। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप अपना देख लेंगे, या जब भी मेरी जो करंट की सीरीज आएगी उसमें सब फैक्ट होंगे जो उस समय के करंट होंगे, लेटेस्ट होंगे, ठीक। तो यहां भी आपको बस मैं इतना समझा रहा हूं, चूंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना, कि 1% या कुछ भी, ठीक है, रेपो रेट से कम होगा रिवर्स रेपो रेट, है ना, क्योंकि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। तो अब बात में समझ आई आपको। अब सवाल ये उठता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मनी सप्लाई में क्या असर पड़ता है। रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का मनी सप्लाई में क्या असर पड़ता है। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, है ना,
जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों को जो लोन लेना होगा, है ना, वो लोन ज्यादा ब्याज में लेना होगा। तो जब कॉमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे देंगे तो जनता से भी ज्यादा खरीदे लेंगे, है ना। अर्थात जब बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन इंटरेस्ट रेट देगा लोन में, तो नागरिकों से भी तो ज्यादा ही लेगा, नागरिक मतलब कस्टमर से भी तो ज्यादा लेगा, है ना। तो भाई क्या हो जाएगी, लोन की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, जिस कारण उससे कम लोन लेंगे, है ना। जैसे मैंने अभी 6% का उदाहरण दिया था, मान लो एसबीआई 6% देता है ना आरबीआई को, तो एसबीआई जब कस्टमर को देगा तो 7% लेगा या 8% लेगा, जो भी ले उसका जितना भी होता हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया जाए और रेपो रेट कर दिया जाए 10%, तो अब क्या होगा, अब एसबीआई अपने कस्टमर से 12% लेगा या 13% लेगा, मान लीजिए जो भी ले, है ना। तो इससे क्या होगा ये बताइए, इससे जो लोग लोन लेने जा रहे हैं अब वो लोन कम लेंगे, क्योंकि लोन अब महंगा हो गया, है ना। तो बाजार में पैसा कैसे, मनी सप्लाई कम होगी। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि मनी सप्लाई को कम कर देगा, अर्थात रेपो रेट जब बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह आप रिवर्स रेपो रेट को देखिए, ये थोड़ी विवादित है लेकिन इसको समझिए आप कैसे। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, पीएनबी के पास 100 रुपए ज्यादा थे, है ना, तो उसने जमा कर दिया। ऐसे कई बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा, और मैंने आपको बताया था कि बैंक कस्टमर से को कम पैसा देंगे, आरबीआई को जल्दी देंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई विश्वसनीय है ना। जबकि कस्टमर तो एनपीए कर सकता है, उसको एनपीए का मतलब होता है ऐसा पैसा जिससे कोई फायदा ना हो रहा हो। अभी बस इतना समझिए, एनपीए के लेक्चर में पूरा आराम से एनपीए समझेंगे। तो ये बताइए, कोई बैंक मान लीजिए विजय माल्या को देना पसंद करेगा, नीरव मोदी को देना पसंद करेगा कि आरबीआई को देना पसंद करेगा? आरबीआई को देना पसंद करेगा ना। अगर मान लो आरबीआई ने कहा कि ज्यादा ब्याज देनी है, मतलब मैं ज्यादा ब्याज दूंगा, तो लोग ज्यादा पैसे रखने को उतावले होंगे ना। अगर मेरी जेब में 100 रुपए है, मान लीजिए 200 रुपए है, और मुझे ज्यादा ब्याज मिलने का कहीं से उम्मीद होगी, तो मैं ज्यादा पैसे जमा कर दूंगा ना आरबीआई के पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जब लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा तो लोग ज्यादा पैसे जमा करेंगे, है ना। तो वैसे ही जब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, जब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे वो रिजर्व बैंक में रखेंगे, और रिजर्व बैंक में जब पैसा रखेंगे तो उनके पास पैसा हो जाएगा कम ग्राहक को देने के लिए, है ना, कस्टमर को देने के लिए। तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब भाई बैंक रेट था तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्यों आया? जब बैंक रेट था तो ये दोनों क्यों आए? तो आपको मैं एक चीज बताऊं, ठीक है। मान लीजिए ये मौसम इकोनॉमी है, मान लीजिए भारत की, ठीक है, और जनवरी का महीना चल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है कि लॉन्ग टर्म का? अर्थात महंगाई बहुत लंबे समय तक, कई साल तक चलती है कि केवल कुछ समय चलती है? तो यही है ना कि शॉर्ट टर्म का फिनोमेना। अब मान लीजिए जनवरी में महंगाई बढ़ गई, ठीक है, जनवरी में महंगाई बढ़ गई तो बैंक रेट कर दिया मान लीजिए महंगा, मान लीजिए बैंक रेट कर दिया 10%, ठीक, 5% से। तो अब क्या होगा कि जनवरी में किसी, अभी आप समझिए, मान लीजिए जनवरी में जो बैंक होंगे, मान लीजिए एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, और मान लीजिए यूको बैंक, जो भी, अब तो कई बैंक खत्म हो गए, ठीक है, मान लो आईसीसीआई, ठीक, एचडीएफसी। अब आप समझिए कि मान लीजिए जनवरी का महीना है, जनवरी में इन्फ्लेशन आ गया तो बैंक रेट को बढ़ा दिया, 10% कर दिया। लेकिन मान लीजिए मार्च में इन्फ्लेशन खत्म, क्योंकि ये क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था ना, अर्थात इसका प्रभाव मार्च में भी रहेगा। जब इसका प्रभाव मार्च में रहेगा, लेकिन मार्च में समस्या तो नहीं है,
अर्थात इन्फ्लेशन तो है नहीं, पर इसका प्रभाव तो वैसे ही रहेगा ना। अर्थात बैंक तो डर, मतलब बैंकों ने जो पैसा ले रखा होगा, है ना, उस पर तो देना ही पड़ रहा होगा ना ब्याज। या ये समझिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए था, जबकि समस्या शॉर्ट टर्म की है। तो भाई ये तो गलत बात है ना। कोई बीमारी 2 दिन की होगी, उसके लिए महीने भर का इलाज कर दोगे क्या? तो शरीर और बीमार हो जाएगा ना, है ना। कोई आदमी को मान लीजिए 2 दिन फीवर आया और आपने पूरी 1 साल की दवा लिख दी उसको, तो खाता रहेगा और किडनी और खराब हो जाएंगी। तो वैसे ही मान लीजिए जब प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म की है, इलाज लॉन्ग टर्म कर दिया, तो मार्च में क्या होगा? इन्फ्लेशन तो है नहीं, लेकिन पैसा तो मिल नहीं रहा बैंक से। तो अब समस्या क्या आएगी? अब समस्या ये आएगी कि ये बैंक पैसा देंगे नहीं, क्योंकि महंगा, मतलब कस्टमर लेगा नहीं। कस्टमर जब लेगा नहीं तो मतलब टाटा ने नहीं लिया, अंबानी ने पैसा नहीं लिया, टाटा अंबानी ये पैसे नहीं लेंगे तो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो सामान कम बनेगा, है ना। और क्या होगा? चीजें महंगी हो जाएंगी और समस्या पैदा कर दिया। और इसने, यार मान लीजिए इसने लोगों को एजुकेशन लोन नहीं दिया, बैंक कहाँ देंगे एजुकेशन लोन? मतलब कस्टमर लेगा ही नहीं। एजुकेशन लोन, मान लीजिए मोबाइल लोन, टीवी लोन, कार लोन, ये सब लोन बैंक से कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। भाई बैंक रेट 10% है, तो बैंक कितना देंगे? 12 से 13% देंगे। अब इतना मतलब 12, 13, 13, 14 जो भी हो। तो इससे क्या होगा? इससे जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, और सामान नहीं खरीदेंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा। अर्थात एक समस्या का इलाज किया था और दूसरी बड़ी समस्या पैदा कर दी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, ऐसा टूल्स लाना चाहिए, है ना, जिस टूल्स से शॉर्ट टर्म की समस्या है तो शॉर्ट टर्म का ही टूल्स हो। इसीलिए लाए हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म के लिए थी, क्योंकि इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म की समस्या है ना। इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। इसीलिए आया LAF। ठीक है, LAF में ही एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा। बस इसको इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या है, इसमें ये सेम रेपो रेट की तरह ही है, बस इसमें SLR की जो सिक्योरिटी है उसको यूज कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि बैंक, कॉमर्शियल बैंक रेपो रेट से पैसा कब लेते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। लेकिन उसके बदले क्या रखते हैं? गिरवी सिक्योरिटी रखते हैं ना, पर वो सिक्योरिटी SLR की नहीं होती। लेकिन MSF में वो SLR की सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बैंक है, इसका NDTL मान लीजिए 100 रुपए है, तो इससे कहा गया कि और उस समय मान लीजिए SLR है 20%, है ना। तो इसके पास क्या होगा? और मान लीजिए CRR है 4%, तो ये 4 रुपए तो ऊपर रख देगा, ठीक है, 20 रुपए यहां रख देगा, तो कितना बचेगा इसके पास? 76 रुपए बचेगा। मान समझ में आ रही है आपको बात? 76 रुपए इसके पास बचेगा। लेकिन मान लीजिए इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, 76 नहीं, इसको चाहिए 80 रुपए की, तो अब इसके पास तो है नहीं, अब इसको पैसा लेना है, तो ये क्या करेगा? ये इससे भी जो यहां सिक्योरिटी रखी थी 20 रुपए की, है ना, ये यहां से RBI को दे देगा और पैसे ले लेगा। तो कहा जा सकता है MSF शॉर्ट टर्म के लिए होता है। MSF पे बैंक RBI को पैसा देता है ना, ब्याज दर है, ठीक है, शॉर्ट टर्म की ब्याज दर है। लेकिन इसमें क्या खासियत है? इसमें व्यक्ति SLR की सिक्योरिटी यूज कर सकता है। आप याद रखिएगा कि जिस प्रकार मैंने बताया था कि रेपो रेट, ठीक, रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा MSF रेपो रेट से भी ज्यादा होता है। अब सवाल ये होता है क्यों भाई? इसमें तो आपको इमरजेंसी है ना, तो RBI क्या करेगा कि भाई इमरजेंसी है तो और पैसा लाओ। समझ में आ रही है आपको बात? तो MSF महंगा होता है। मान लीजिए अगर रेपो रेट 7% है तो RR 6% होगा, तो MSF 8% होगा, क्योंकि भाई इमरजेंसी है तो पैसा तो लेगा ही ज्यादा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरह
बैंक द्वारा एमएसएफ का भी प्रयोग किया जा सकता है उधार लेने के लिए, है ना। देखिए, बैंक आरबीआई रेपो रेट फिक्स कर देता है और रेपो रेट से सभी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, अपने आप सब तय हो जाता है। क्लियर? इसलिए रेपो रेट को पॉलिसी रेट बोलते हैं, रेपो रेट को ही तय किया जाता है। अब एक नया साधन आता है ओएमओ, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, खुले बाजार में प्रक्रिया। अब क्या होता है, देखिए ऑपरेशन खुले बाजार में, मान लीजिए ये बाजार है, यहां रुपए है, ठीक, ये आरबीआई है मान लीजिए, ठीक, ये आरबीआई की तिजोरी है, ठीक। अब मार्केट में मान लीजिए ये रुपए है, ठीक, लेकिन मान लीजिए मार्केट में आ रही है महंगाई, ठीक, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुपए कम कर देना चाहिए। पर रुपए कैसे कम होगा, देखिए अब मान लीजिए आरबीआई कहे, ठीक है, कि लो हमसे सिक्योरिटी के पेपर, ठीक, मान लो 10-10 रुपए की सिक्योरिटी पेपर है ना, ये दे दे सिक्योरिटी पेपर और रुपया आ जाएगा इधर। क्लियर? है ना, क्योंकि भाई जो आदमी सिक्योरिटी पेपर खरीदेगा वो रुपए तो दे देगा आरबीआई को ना, तो आरबीआई के पास रुपया पहुंच जाएगा और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो गई ना। तो क्या किया आरबीआई ने, आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेचा, सिक्योरिटी को बेचा तो रुपए वहां चला गया। अब मान लीजिए एकदम से मार्केट में इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन की समस्या आ रही है ना, अर्थात मार्केट में पैसा कम है, तो क्या करेगा, वो करेगा कि भाई हमें हमारी सिक्योरिटी वापस करो। तो ये सिक्योरिटी कहां चली जाएंगी, ये सिक्योरिटी चली जाएंगी इधर और रुपए आ जाएगा इधर। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, और ये सिक्योरिटी आरबीआई, चूंकि आपको पता ही कि आरबीआई गवर्नमेंट का क्या एजेंट है ना, तो सब कुछ आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई ने क्या किया, अब आरबीआई ने सिक्योरिटी को खरीदा। जब सिक्योरिटी को खरीदा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, अर्थात इन्फ्लेशन होगा, ठीक, और डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। जब बेचता है तो मनी सप्लाई, जब बेचता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, जब खरीदता है तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटी को बेचेगा तो खरीदेंगे कौन, बैंक ही तो खरीदते हैं, बैंक हो गया या बिजनेसमैन हो गए। तो जब वो खरीदेंगे तो उसके बदले पैसा तो ऊपर दे देंगे ना, है ना, तो पैसा ऊपर चला जाएगा आरबीआई के पास। तो आप ये समझिए कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। कब कम होगी, जब वो बेचेगा, सेल, ठीक है। लेकिन जब मान लीजिए उसने खरीदा, है ना, अर्थात बाई, तो क्या होगा, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को जब खरीदेगा तो आरबीआई के पास सिक्योरिटी पहुंच जाएगी और जनता के पास या बाजार में पैसा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिटेटिव टूल्स कैसे काम करते हैं। मैंने आपको बताया कैसे क्वांटिटेटिव टूल्स मनी सप्लाई को कम व ज्यादा करके इकोनॉमी में कई तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटिटेटिव टूल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ संबंधित चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।